नमस्कार। इतिहास में ना कुछ साल ऐसे होते हैं जो महज तारीखें नहीं होते, वो एक मोड़ होते हैं। भारत के लिए 1805 एक ऐसा ही साल था। एक ऐसा निर्णायक मोड़ जिसने हिंदुस्तान का नक्शा, उसकी तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था इस एक साल में? इसको ऐसे समझिए, 1805 से ठीक पहले भारत में सबसे बड़ी ताकत थे मराठा, लेकिन जैसे जैसे ये साल खत्म हुआ, पूरी बाजी ही पलट गई। मराठा शक्ति का सूरज डूब रहा था और उसकी जगह ले रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये सत्ता का एक भूकंप था। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। हम समझेंगे कि 1805 भारत के लिए इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों बना। इस महायुद्ध के बीज आखिर बोए कैसे गए? हिंदुस्तान की चाबियां किसके हाथ लगीं? उस अजय मराठा सरदार की कहानी क्या है जिसने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए? और आखिर में कैसे एक नई शक्ति का उदय हुआ? तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, 1805 का जो ये महासंग्राम था, वो कोई अचानक नहीं हुआ था। इसकी चिंगारी असल में एक संधि ने लगाई थी। एक ऐसा समझौता जिसने पूरे उपमहाद्वीप में आग लगा दी। ये सब शुरू हुआ था 1802 की बेसिन की संधि से। इस समझौते में हुआ ये कि मराठा साम्राज्य के जो मुखिया थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय, उन्होंने अपनी आज़ादी, अपनी संप्रभुता अंग्रेज़ों के हाथों में सौंप दी। अब सोचिए, मराठा सरदार जो अपनी आन बान शान पर जीते थे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अपमान था। सिंधिया और भोंसले जैसे बड़े बड़े सरदारों ने इसे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। और बस यहीं से मामला तेजी से बिगड़ने लगा। 1802 की संधि ने मराठा सरदारों में गुस्सा भर दिया। देखते ही देखते 1803 तक सिंधिया और भोसले अंग्रेजों के खिलाफ एक हो गए और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो गई। और फिर आया साल 1805, जब ये युद्ध अपने सबसे निर्णायक, सबसे अंतिम दौर में पहुंच चुका था। तो अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए ये सारी जंग हो रही थी, हिंदुस्तान का दिल। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़ों की नहीं थी, ये लड़ाई थी उत्तर भारत के पावर सेंटर्स पर कब्जे की, दिल्ली और आगरा पर। और जानते हैं, उस जमाने में आगरा को हिंदुस्तान की चाबी कहा जाता था। तो जब जनरल लेक ने आगरा पर कब्जा किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ सिर्फ एक किला नहीं लगा, बल्कि एक बहुत बड़ा खजाना भी हाथ लगा। इतना पैसा कि उनके युद्ध का पूरा खर्चा आराम से निकल गया। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने एक के बाद एक हमले किए। पहले जनरल लेक ने दिल्ली पर कब्जा जमाया, फिर आगरा का वो मजबूत किला भी उनके पास आ गया। और 1805 में जब जसवंतराव होलकर ने दिल्ली को वापस लेने की जोरदार कोशिश की, तो उसे भी नाकाम कर दिया गया। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजों को अब कोई रोक ही नहीं सकता। पर जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी एक ट्विस्ट था। एक ऐसा मराठा सरदार था जो अंग्रेजों के लिए एक बुरे सपने की तरह था। ये कहानी है जसवंतराव होलकर की, जिसने ये साबित कर दिया कि अंग्रेज अजय नहीं हैं, उन्हें भी हराया जा सकता है। जसवंतराव होलकर कोई मामूली लड़ाके नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनकी जबरदस्त और कभी ना हारने वाली युद्ध नीति के लिए उन्हें मराठों का नेपोलियन तक कहा जाता था। और ये उपाधि ही उनकी ताकत बताने के लिए काफी है। और उनकी इसी ताकत का सबूत दुनिया ने 1805 की शुरुआत में देखा। जरा अंदाजा लगाइए, जनरल लेक की इतनी शक्तिशाली सेना को भरतपुर के किले पर धावा बोलते हुए कितनी बार मुंह की खानी पड़ी होगी? एक बार, दो बार नहीं, पूरे 4 बार। ये अंग्रेजों के लिए एक के बाद एक करारी हार थी। पहला हमला फेल, दूसरा हमला भारी नुकसान के साथ फेल, तीसरे हमले को तो जाट मराठा की मिलीजुली फौजों ने रौंद ही दिया, और चौथा हमला, वो तो एक पूरी तरह से बेइज्जती में बदल गया। होलकर और जाट राजा रंजीत सिंह की दोस्ती ने अंग्रेजों के सामने एक ऐसी दीवार बना दी थी जिसे वो तोड़ ही नहीं पाए। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी का हुरूर 7वें आसमान पर था, उसे शर्मिंदा होकर घेरा उठाना पड़ा और शांति की बात करने के लिए टेबल पर आना पड़ा। यह होलकर के जज्बे की बहुत बड़ी जीत थी। तो मैदान की लड़ाई तो एक तरह से थम गई, पर अब असली खेल शुरू हो रहा था, संधियों की मेज पर, जहां भारत की किस्मत लिखी जा रही थी। एक नया दौर शुरू हो रहा था। और इस नए दौर का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? मुगल बादशाह। सोचकर देखिए, जो बादशाह कल तक मराठों के साए में थे, वो अब बन गए थे अंग्रेजों के पहले पेंशनर। मतलब बादशाहत सिर्फ नाम की रह गई थी, सारी ताकत शून्य। तो दिल्ली की नई तस्वीर क्या थी? मुगल बादशाह लाल किले की दीवारों में कैद,
शहर का असली राजकाज एक अंग्रेज अफसर के हाथ में था, जिसे रेजिडेंट कहते थे। और आखिरकार दिसंबर 1805 में राजघाट की संधि पर दस्तखत हुए और इस लंबे खूनी युद्ध का ऑफिशियल अंत हो गया। तो इस पूरे साल का, इस पूरी जंग का निचोड़ क्या निकलता है? 3 बड़ी बातें। पहली, उत्तर भारत के अमीर और अहम इलाकों पर अंग्रेजों का एक छत्र राज हो गया। दूसरी, मराठा ताकत जो कभी सबसे बड़ी शक्ति थी, वो टूटकर बिखर गई। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, यहीं से ब्रिटिश राज की वो नींव रखी गई जो अगले 100 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली थी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब पुरानी ताकतें इस तरह बिखर चुकी थीं और एक नई पावर इतनी मजबूती से जम चुकी थी, तो क्या अब पूरे भारत का अंग्रेजों का गुलाम बनना तय हो चुका था? क्या ये बस वक्त की बात थी? इस पर सोचना तो बनता है।